हेलो एंड वेलकम। वर्कशॉप अकाउंट्स इन इंडियन रेलवेज। हम इसके बारे में ऑलरेडी पहले कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ हिस्सा। और इसका मैं जो है क्या कहते हैं आज दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। जो कुछ हिस्सा बच गया था उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो कि वर्कशॉप अकाउंट्स जो इंडियन रेलवेज में है वो इंडियन रोलिंग स्टॉक कोड से गवर्न होता है, और इसी के ज़रिए जो है क्या कहते हैं हम इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और मैं राशिद अरशद कादरी, ज़रा सा सॉल्यूशन से ट्रैक ऑफ लर्निंग। आपने अगर मेरे वीडियोस को देखते हैं लगातार तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, तो आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशनल होते हैं। लेट की कंटिन्यू। हमने इससे पहले पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ रेलवे वर्कशॉप इन इंडिया, मेरी पहली वर्कशॉप वाली वीडियोस में पढ़ा था मैं अपन ने। इसमें हमने देखा था कि कैसे जो है क्या कहते हैं वर्कशॉप का डेवलपमेंट्स हुआ, इसके की माइलस्टोन हमने देखे थे। फिर हमने ये देखा था कि प्रोडक्शन यूनिट्स इंडियन रेलवेज में कौन कौन सी हैं। इसके अलावा हमने ये देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन जो लिस्ट है वर्कशॉप यूनिट्स की जोन वाइज वो क्या है, हर जोन में कौन कौन से जो है वर्कशॉप्स हैं, कहाँ कहाँ पर वर्कशॉप्स हैं, ये हमने समझने का प्रयास किया था। फिर हमने समझा था पीओएच और आईएएच को हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने डब्ल्यूएमएस वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस, जो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी वर्कशॉप के लिए, जिसके लिए स्पेशल सेपरेटली हम वर्कशॉप डब्ल्यूएमएस का बजट भी बनाते हैं, उसको लेकर हमने डिस्कस किया था। इसके हमने जो है कहते हैं सभी तरीके से हर एस्पेक्ट्स को, जब डब्ल्यूएमएस के सभी एस्पेक्ट्स को हमने पढ़ा था। डब्ल्यूएमएस को हमने थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, मैंने मेरी एक वीडियो जो है सस्पेंस हेड पे जो बनाई है उसमें भी हमने इसको देखा है डब्ल्यूएमएस को। इसके हमने प्रोसेस फ्लो को समझा था, इसके इंपॉर्टेंस को समझने का प्रयास किया था, इसके जो चैलेंजेस थे वो हमने देखे थे। वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस का बजट कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कैसे उसको कलेक्ट किया जाता है, वो भी हमने समझने का प्रयास किया था। इसके अलावा हमने आउटटर्न स्टेटमेंट्स को देखा था कि आउटटर्न स्टेटमेंट्स डब्ल्यूएमएस का पार्ट कैसे होते हैं, क्या पार्ट 1 होता है, क्या पार्ट 2 होता है, जो कंप्लीट हो चुके वर्क हैं और एडजस्ट हो चुके हैं पार्ट 1 है, पार्ट 2 जो कि प्रोग्रेस में है या एडजस्टमेंट के लिए शेष होते हैं। इसके अलावा हमने डेवलपमेंट सस्पेंस के बारे में पढ़ा था कि नए डिज़ाइन जो प्रोटोटाइप्स वगैरह प्रोडक्शन यूनिट्स रोलिंग स्टॉक यूनिट्स में डेवलप होते हैं उनके बारे में। इसके अलावा हमने जब जॉब कॉस्टिंग को हमने समझने का प्रयास किया था। स्पेशली हमने जो है कहते हैं शॉप मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स के लिए जॉब कॉस्टिंग सिस्टम को जो है कहते हैं, जॉब कॉस्टिंग के सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, पार्ट्स हैं, उन्हीं को सबको समझाता है। प्राइम कॉस्ट है, ऑन कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑन कॉस्ट है। और इसके साथ साथ हमने जो है क्या कहते हैं जो ऑन कॉस्ट है उसमें अलग अलग हमने सभी ऑन कोस्ट को समझने का प्रयास किया था। शॉप ऑन कोस्ट को हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने जनरल ऑन कोस्ट को पढ़ा था। इसके अलावा हमने जो है क्या कहते हैं इनकी डिटेलिंग में भी गए थे हम लोग, इनके डिटेल्स को देखा था। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं हमने ये समझने का प्रयास किया था कि किस तरीके से किस तरह के वर्क में जो है क्या कहते हैं कौन कौन सी कॉस्ट को शामिल किया जाता है, वो भी हमने समझा था इस टेबल के ज़रिए से, जिसमें हमने देखा था कि रेवेन्यू वर्क अगर किया जा रहा है तो रेवेन्यू वर्क में कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होती है। अगर कोई रिहेबिलिटेशन या मॉडिफिकेशन आरएसपी में किया जा रहा है तो उसमें कौन कौन सी कॉस्टें शामिल होती हैं। और अगर किसी डिपॉजिट वर्क किया जा रहा है या किसी और पार्टी के लिए किया जा रहा है तो कौन कौन सी कॉस्ट उसमें शामिल होती है। हमने कॉस्ट एलिमेंट्स को भी देखा था। ये भी जो है क्या कहते हैं इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कोड के चैप्टर 6 से गवर्न होता है। इसके अलावा हमने जो है क्या कहते हैं पीओएच जो करते हैं यूनिट रिपेयर कॉस्ट, उसके समझने का प्रयास किया था कि रिवाइज कॉस्टिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं, रिवाइज कॉस्टिंग सिस्टम को हमने समझा था, जो कि रोलिंग स्टॉक कोड के एनेक्स 6.1 से गवर्न होता है। इसके अलावा प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम को हमने समझा था, जो फाउंड्री वर्कशॉप से रिलेटेड है या रोलिंग स्टॉक कोड 208 से गवर्न होता है। मैं अभी दोबारा से जो है क्या कहते हैं इसी को रिवाइज कॉस्टिंग सिस्टम से मैं वापस से स्टार्ट करूंगा ताकि डिटेलिंग में हम जाके इनको अच्छे से समझ सकें। किसी भी वर्कशॉप में जो पीओएच होती है लोकोस की, उसकी कॉस्ट को कैसे निकाला जाता है, उसकी कॉस्ट को समझने के लिए यूनिट रिपेयर कॉस्ट उसकी निकालने के लिए हम रिवाइज कॉस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है राइट्स ने शुरू किया था इसको, राइट्स ने, और इसका पता लगाने का प्रयास किया तरीके का, इसको साइंटिफिकली इसको जो है क्या कहते हैं समझने के लिए और साइंटिफिकली समझाने के लिए उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया तो कि कैसे यूनिट रिपेयर कॉस्ट निकाली जाती है। इसके फीचर्स क्या होते हैं कि कोई भी जो कॉस्ट जो है क्या कहते हैं उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप ए कॉस्ट, ग्रुप बी कॉस्ट और ग्रुप सी कॉस्ट। ग्रुप ए कॉस्ट इज यूजुअली शेड्यूल रिपेयर टू बी अटेंडेड
to in respect of all locos, and hence the total cost incurred under this group is average among the locos turned out during that month. किसी पर्टिकुलर मंथ में कितने लोकोस पे कार्य किया, वो उस पे कुल टोटल खर्चा कितना आया, वो ग्रुप ए कॉस्ट कहलाती है. ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कॉस्ट सेंटर बेस्ड ऑन वर्क एंड द कॉस्ट विल बी कलेक्टेड कॉस्ट सेंटर वाइज. कॉस्ट सेंटर वाइज जैसे किस शॉप में कौन सा कार्य हुआ है उसके अकॉर्डिंगली. ग्रुप बी कॉस्ट इनकर्ड ऑन ईच लोको बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल लोको. किसी पर्टिकुलर जो नॉर्मल जैसे मैंने बताया कि पीओएच के लिए लोको आते हैं, उस पर यूजर शेड्यूल जो रिपेयर होती है उसके लिए जो कोई भी कोचेज जो अटेंड की जाते हैं लोको वर्कशॉप में, वो ग्रुप ए कॉस्ट में शामिल होते हैं. ग्रुप बी कॉस्ट में जिसमें कोई जो है ना क्या कहते हैं ऐसी कॉस्ट जहाँ पे जो है क्या कहते हैं कंडीशन बेस्ड इंडिविजुअल लोको का कोई कंडीशन है, उसके अंडर द ग्रुप बी एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट 6P, ABC, DBC, स्पेशल एटसेट्रा आर रिटर्न टू अकाउंट्स में लाए जाते हैं. इस तरीके खर्चे हो सकते हैं. ग्रुप सी को जो है क्या कहते हैं हाई वैल्यू आइटम कोई अगर रिप्लेस होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल लोग, किसी पर्टिकुलर लोगों के संदर्भ में अगर जो है क्या कहते हैं कोई हाई वैल्यू आइटम जो है क्या कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर मंथ में अगर रिप्लेस होता है तो वो ग्रुप सी कॉस्ट आती है. तो ऑल एक्सपेंडिचर बुक्ड कॉस्ट सेंटर वाइज आर अपोर्शनड टू द लोकोस टर्न्ड आउट ड्यूरिंग द मंथ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड PD रेशो बेस्ड ऑन इक्वेटेटेड आउटपुट. जितने भी लोकोस जो है क्या कहते हैं किसी पर्टिकुलर मंथ में जो है क्या कहते हैं टर्न आउट होते हैं और उस पर टोटल जो खर्चा आता है उसको एवरेजली सब पे जो है क्या कहते हैं बांटा जाता है. लेकिन जैसे मैंने बताया ग्रुप बी और ग्रुप सी कॉस्ट क्योंकि इंडिविजुअल लोकोस पे है तो यह इंडिविजुअल लोकोस पे प्रभारित किए जाते हैं, उसी को जो है क्या कहते हैं अलोकेट किया जाता है उस पर्टिकुलर लोकोस के लिए. दिस इनेबल्स कंपेरिजन ऑफ यूनिट रिपेयर कॉस्ट ऑफ लोकोस एवरी मंथ. इससे हमें पता चलता है कि हर महीने में कितनी लोको पे वर्कशॉप में लोको कॉस्टिंग में या रिपेयर कॉस्टिंग में खर्चा हमारे पास आ रहा है. फॉर कंपैरिजन पर्पज ओनली ग्रुप ए कॉस्ट इज टेकन एज स्टैंडर्ड पीओएच के. जैसे मैंने बताया क्योंकि ग्रुप बी और ग्रुप सी तो इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर लोकोस पे काम होना है तो नेचुरली पूरी की पूरी जो उसका एक्सपेंडिचर है वो उसी लोकोस पे जाएगा, ना कि सब पे एवरेज में बांटा जा सकता है. लेकिन जनरल जो रिपेयर के लिए जो आते हैं कुछ वो लोकोस तो उसके लिए हम ग्रुप ए कॉस्ट पे लेते हैं. दिस सिस्टम हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द excess dollar material against loco POH as the consumption alone is accounted in the bills. इससे हमें मदद मिलती है कि कोई हमने जो है मटेरियल जो है किसी पर्टिकुलर लोके के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा तो नहीं लिया है, तो इसके मदद मिलती है. ये इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कोड अनेक्सर 6.1 से गवर्न होता है. अगर इसकी डिटेलिंग में जाना चाहते हैं तो आप इस अनेक्सर को चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम. फाउंड्री वर्कशॉप जो होती है जहाँ पर मटेरियल को पिघलाया जाता है और उससे कुछ नए आइटम्स बनाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं फाउंड्री वर्कशॉप. दिस सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग यूज फॉर अराइविंग एट यूनिट कॉस्ट ऑफ कॉस्ट आयरन मेल्ट इन रेलवे फाउंड्री वर्कशॉप. द रिलीवेंट डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर फॉर्मिंग प्राइम कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस कॉस्टिंग. प्राइम कॉस्ट तो नेचुरली बात है वही होगी जो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल. इनडायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर आर आल्सो चार्ज टू अराइव एट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस. सो अराइव at is then divided by the good casting to finally arrive at the unit rate of cost cast iron melt. जो भी टोटल कॉस्ट हमारी जो है क्या कहते हैं इस तरीके से पूरे महीने भर की बनी और उससे हमने जो मटेरियल उससे बनाया उससे डिवाइड करके यूनिट कॉस्ट निकाली जाती है पर्टिकुलर आइटम क्या बनाया. द रेट्स अराइव्ड इट फॉर्म्स द बेसिक रॉ मटेरियल कॉस्ट व्हाइल कंप्यूटिंग द यूनिट रेट ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स मैन्युफैक्चर. दिस में भी एक्सटेंडेड टू व्हील मैन्युफैक्चर एंड अदर सिमिलर एक्टिविटीज. सेम सिमिलर टाइप से कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसमें मेन फीचर क्या होते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम के. द क्वांटम ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड विथ रेट इज फेड एज इनपुट. Indirect material like ferromanganese, ferrosilicon, fire bricks, fire clay, meltex, river sand, etc. used are also to be given as input with quantity and value to arrive at cost of indirect material. ये indirect material के तौर पर. Quantum of coke utilized with the rate also to be given for the month. क्यों जिसके फाउंड्री में जिसके थ्रू जो है क्या कहते हैं उसको गलाने का काम किया जाता है. There it will be coke or it will be electric furnace, etc. Direct labor charges engaged in casting, melting process for the month are to be booked to the work order. Finally, the indirect labor expressed as a percentage of direct labor also should be booked to the work order meant for costing.
तो जो हमारी इनडायरेक्ट जो हमारे लेबर्स हैं उसको हम जो है क्या कहते हैं परसेंटेज बेसिस में, जैसे ऑन कॉस्ट जिसके मैंने कहा था, और डायरेक्ट लेबर सीधे उस पे जो है क्या कहते हैं कॉस्ट इनकर्ड जो हो रही है उसको डायरेक्ट कॉस्ट को उसको लिया जाता है एज ए प्राइम कॉस्ट के तौर पर। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, ए बी सी डी ई को अगर जोड़ें और टोटल गुड्स कास्टिंग विल बी यूनिट रेट ऑफ द कॉस्ट आयरन मेल्ट, उससे डिवाइड कर दें तो हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो इनपुट्स क्या होंगे, सी आई स्क्रैप, पिग आयरन और रनर्स, जबकि आउट पार्ट क्या होंगे, गुड कास्टिंग, रिजेक्शंस, रनर्स, वेस्टेज, स्कलिंग, टोटल। तो ये जो फॉर्मेट है वो एक गाइडलाइन पर्पस से मैंने यहाँ पर दिया है, ओनली मॉडिफाइड बाय द प्राइमरी यूनिट्स वर्कशॉप डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल इनपुट्स एंड आउटपुट्स के आधार पर इसको बदला जा सकता है चीज़ों को लेकर। ये भी इंडियन रेलवे स्टॉक कोड से ही गवर्न होता है, रोलिंग स्टॉक कोड से, और इसको डिटेलिंग में आप पैरा 208 से आप इसको और समझ सकते हैं। मैंने काफ़ी जो मैंने समझाया है या जो बताने का प्रयास किया है, इट इज़ अकाउंट ऑफिस में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी के लिए और किसी आम रेलवे कर्मचारी के लिए इतना आई थिंक सफिशिएंट है कि उसको ये कम से कम एक बेसिक उसको जानकारी या बेसिक नॉलेज उसको होनी चाहिए कि प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है। इसके बाद आता है बैच कॉस्टिंग सिस्टम। बैच कॉस्टिंग सिस्टम जो है कहाँ पर होता है, रोलिंग स्टॉक प्रोडक्शन जहाँ पर होता है उन प्रोडक्शन यूनिट्स में ही बैच रोलिंग कॉस्टिंग सिस्टम को अपनाया जाता है। रेलवे जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरर में जहाँ एंगेज है वहाँ पर इसको कहते हैं। टोटल कॉस्ट इनकर्ड पर बैच इज कलेक्टेड एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चर टू अराइव एट द यूनिट कॉस्ट ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड इन दैट पर्टिकुलर बैच। क्या होता है कि रेलवे बोर्ड जो है वो प्रत्येक जो प्रोडक्शन यूनिट्स जो होती हैं उन प्रोडक्शन यूनिट्स को जो है क्या कहते हैं बैच के तौर पर जो है क्या कहते हैं एक काम सौंपता है, उसके आधार पर निकाली ऑन कंप्लीशन ऑफ द बैच क्वांटिटी कंप्लीशन रिपोर्ट शुड बी ड्रॉन विद इन 6 months ऑफ द टू अराइव एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द सेड बैच एंड फॉरवर्डेड टू रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड को बताया जाना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए। फीचर क्या होते हैं बैच कॉस्टिंग सिस्टम के, उसको समझने के लिए बैच जो होता है वो बैच का साइज रेलवे बोर्ड द्वारा डिसाइड किया जाता है। सभी बैच जो है क्या कहते हैं किसी एक वर्क ऑर्डर से डिसाइड किए थे, वर्क ऑर्डर नंबर उनको असाइन किया जाता है। जितने भी ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पर्टेनिंग टू द बैच आर कलेक्टेड एंड चार्ज टू दैट वर्क ऑर्डर, वो वर्क ऑर्डर को चार्ज किए जाते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर इज देन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रोलिंग स्टॉक प्रोड्यूस्ड इन दैट बैच। फॉर एग्जाम्पल 20 कोचेस बनाने थे तो 20 कोचेस का एक बैच था, तो 20 कोचेस के बैच को पूरा कंप्लीट करने में कुल कितना एक्सपेंडिचर आया, उस एक्सपेंडिचर को डिवाइडेड करेंगे 20 से तो पता चल जाएगा हमें कि एक यूनिट कॉस्ट क्या है। दिस enables यूनिट कॉस्ट कंपैरिजन बिटवीन टू बैचेस विद करंट बैच एंड द प्रीवियस बैच। इससे हमें ये पता चलता है कि पहले कोई बैच किया था हमने तो वहाँ यूनिट कॉस्ट क्या थी, अब यूनिट कॉस्ट क्या है। ये सिमिलर टाइप ऑफ कोचेज में यूज होगा, सिमिलर टाइप ऑफ वैगन्स के लिए यूज होगा, सिमिलर टाइप ऑफ लोकोस, जहाँ भी रोलिंग स्टॉक सिमिलर टाइप का होगा उसी में कंपैरिजन हो सकता है। बाकी कॉस्ट कंपैरिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कोचेस और वैगन्स के लिए जो है क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अलग अलग हो सकती है। इसके बारे में और डिटेलिंग में जाना चाहते हैं तो इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कोड 209 को आप देख सकते हैं, ये उसी से गवर्न होता है। बैच कॉस्टिंग सिस्टम के बारे में बताऊं कि और क्या क्या, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स कंप्राइजेज ऑफ ए all indirect expenses of production shops, all indirect expenses of production come service shops, expenses of apprentices attached to main shops, expenses of deputy CMEW work managers office including planning in progress। ये overheads की बात कर रहा हूँ, जस्ट लाइक जैसे मैंने पहले हमने डिस्कस किया ऑन कॉस्ट के बारे में। तो किसी भी प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं कि प्री प्लानिंग एस्टिमेटिंग एटसेट्रा, ऑफिस एक्सपेंस ऑफ टाइम कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपेंस ऑफ वर्क एंट्रीज इंक्लूडिंग मेल शेड्स, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी ऑफ शॉप्स एंड डिपार्टमेंट mentioned above, electrical charges consumed by department and shops mentioned above, credit for return of material, interest and profit on the work done outside it is माइनस किया जाएगा इसको। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ जनरल मैनेजर्स ऑफिस एंड अदर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एटसेट्रा। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं टाउनशिप ओवरहेड, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर। हमने जो कॉस्ट पढ़ी ऑन कॉस्ट हमने जैसे पढ़ी, हमने जनरल ऑन कॉस्ट पढ़ी, हमने शॉप ऑन कॉस्ट पढ़ी, हमने इसके अलावा जो है क्या कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अलावा हमने ये समझने का भी प्रयास किया कि प्रोफॉर्मा ऑन कॉस्ट क्या होती है, उसको अपने वर्कशॉप्स में प्रोफॉर्मा ऑन कॉस्ट के तौर पर भी हमने पढ़ा। एक होता है टाउनशिप ओवरहेड्स। टाउनशिप ओवरहेड क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एक्सपेंसेस ऑफ वाटर वर्क्स, सैनिटेशन, हॉर्टिकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय द अबव डिपार्टमेंट इन टाउनशिप,
depreciation of buildings, plant and equipments of above department and township, credit or recovery of house rent, electricity and water charges from staff and outside, and return to material etc. by the department mentioned above. टाउनशिप ओवरहेड क्या है? टाउनशिप ओवरहेड बेसिकली प्रोडक्शन यूनिट से जुड़ी हुई जितनी भी कॉलोनियां हैं या बिल्डिंग्स हैं उन सब पे होने वाला एडिशनल खर्चा, मेंटेनेंस, ऑपरेशन मेंटेनेंस से रिलेटेड खर्चा और उनसे होने वाली अर्निंग, दैट इज रिलेटेड विद द टाउनशिप ओवरहेड्स। नॉर्मली वर्कशॉप जो होते हैं हमारे जो पीओएच के लिए यूज होते हैं उनमें जो है क्या कहते हैं हम कॉलोनी में होने वाले खर्चे को शामिल नहीं करते हैं। टाउनशिप पे जो खर्चा होता है उसको हम शामिल नहीं करते हैं एज ए ओवरहेड, लेकिन जहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं वहाँ पर हम टाउनशिप ओवरहेड्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टोर ओवरहेड्स होते हैं, कॉस्ट ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट इन हेडक्वार्टर्स or elsewhere, depreciation of buildings and equipments, etc., in handling of freight charges, allocation of store, cost of replacement and rectification of divided, clearance from stock adjustment account, cost of pattern supplied by the administrative supplier as per agreement। तो इस टाइप की जितने भी incidental charges related with store overheads वो भी सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। बैच कॉस्टिंग जो सिस्टम होता है रोलिंग स्टॉक, उसको अगर मैं टेबुलेशन फॉर्म में समझाने का प्रयास करूं कि कैसे होता है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू वेरियस नेचर ऑफ वर्क, ये इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कोड 221 से गवर्न है। इस ये टेबल मैंने वहीं से ली है बेसिकली, एक्चुअली अगर इसको डिटेलिंग में समझना चाहते हैं तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे आप इसमें कि कैपिटल से रिलेटेड अगर कोई वर्क होगा तो उसमें डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है, पीओएच, एओएच, टीओएच, एसओएच, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा वगैरह जो भी खर्चा है या प्रॉफिट वगैरह तो इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें जोड़ते हुए हम लोग इसकी कॉस्टिंग निकालते हैं, और फॉर अदर इंडियन रेलवेज के लिए हम निकालेंगे तब भी हम ये सभी कॉस्टें इंक्लूड करते हैं। लेकिन रेलवे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, दूसरे डिपार्टमेंट या प्राइवेट पार्टीज़ के लिए या एक्सपोर्ट्स के लिए अगर हम निकालते हैं तो इसमें हम लोग जो है क्या कहते हैं इसमें परसेंटेज जो है क्या कहते हैं प्रॉफिट का परसेंटेज भी जोड़ते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 जो टोटल कॉस्ट है उसका परसेंटेज भी जोड़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट हम लोग जो है क्या कहते हैं प्रोफोर्मा चार्जेस जो होते हैं और स्पेशल पैकिंग के जो चार्जेस होते हैं, क्योंकि किसी को एक्सपोर्ट करना होता है या किसी को डिलीवर करना होता है तो वो एक्चुअल जो खर्चा आता है वो भी हम इसमें जोड़ते हैं। इस तरीके से कॉस्टिंग निकालते हैं किसी अदर पार्टीज़ के लिए, और जो है क्या कहते हैं रेलवे के लिए उसकी कॉस्टिंग कैसे कहते हैं। रेलवे के लिए जो कॉस्टिंग होती है उसमें प्रॉफिट और परचेज पैकिंग चार्जेस शामिल नहीं किए जाते हैं। बैच कॉस्टिंग सिस्टम के लिए जैसे फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज क्या रहता है, टोटल एफओएच फॉर द फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द शॉप इनटू 100 बट अ टोटल डायरेक्ट लेबर ऑफ द शॉप। सपोज कीजिए किसी पर्टिकुलर शॉप में 1000 लोग काम करते हैं या 500 लोग काम करते हैं या 100 लोग काम करते हैं, तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड क्या है शॉप का, उसको जो है क्या कहते हैं उसका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को निकालने का भी तरीका ये होगा, टोटल डायरेक्ट लेबर ऑफ द एंटायर फैक्ट्री ऑब्लिक वर्कशॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, क्योंकि वो सबके लिए होता है। इसी तरह टाउनशिप ओवरहेड भी जो है क्या कहते हैं पूरी प्रोडक्शन यूनिट के सभी लोगों के लिए होता है, तो इसलिए उसमें भी सभी पूरी जो है क्या कहते हैं इस टैंक से डिवाइड किया जाता है। और स्टोर ओवरहेड जो होता है वो टोटल डायरेक्ट स्टोर से रिलेटेड होता है, इसलिए टोटल स्टोर ओवरहेड को निकालने के लिए टोटल डायरेक्ट स्टोर से ही परसेंटेज उसका निकाला जाता है। इस परसेंटेज के आधार पर इन चीज़ों को फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, टाउनशिप ओवरहेड और स्टोर ओवरहेड को शामिल किया जाता है कॉस्टिंग में। आप जब भी बैच कॉस्टिंग करेंगे तो उसमें इसके बाद आता है एक WGR वर्कशॉप जनरल रजिस्टर, द लेबर एंड मटेरियल एंड अदर चार्जेस फॉर द मंथ रिलेटिंग टू द ईच वर्क ऑर्डर शुड बी ट्रांसफर्ड टू वर्कशॉप जनरल रजिस्टर। किसी भी लेबर और मटेरियल जो है वो और अदर चार्जेज होते हैं किसी मंथ से जो किसी पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर से रिलेटेड है वो WGR में ट्रांसफर किए जाते हैं। द रजिस्टर इज पोस्टेड अंडर द रिलेवेंट वर्क ऑर्डर्स एंड मेड शॉप बाय शॉप एंड ऑल वर्क ऑर्डर आर पोस्टेड इन द WS। जितने भी वर्क ऑर्डर बनते हैं सभी WGR में पोस्ट किए जाते हैं। एज द WGR इज मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन यूनिट्स and in zonal railway repair workshop, the computerization is in progress, duly linking the MIS under IMS wise and IPAS for collecting the expenditure element wise, लेबर, मटेरियल एंड ऑन कॉस्ट। ये सभी कुछ चीज़ें जो है कहते हैं वाइस पर होने लगी और आईपास के थ्रू और आईएमएस को इंटीग्रेट किया जा रहा है इससे, तो इसके थ्रू ये सब कुछ होने लगा है। तो WGR जो है आजकल नॉर्मली कंप्यूटराइज्ड है वाइस के थ्रू वर्कशॉप जो सिस्टम बनाया गया, पोर्टल बनाया गया डिवाइस उसके थ्रू टू चेक द पोस्टिंग ऑफ WGR नेसेसरी चेक शीट्स फॉर पोस्टिंग ऑफ लेबर एंड मटेरियल आर मेड टू एंश्योर करेक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ जॉब्स। WGR विल बी द बेसिस फॉर मेकिंग आउट एन स्टेटमेंट। WGR के बारे में डिटेल से अगर जानना और भी जानना चाहते हैं तो इंडियन रेलवे स्टॉक कोड 225 को आप और देख सकते हैं।
इंसेंटिव स्कीम एंड वर्कशॉप। इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कोड एनेक्चर 4.2 जो है क्या कहते हैं वो इंसेंटिव स्कीम के बारे में हमें बताता है। इंसेंटिव स्कीम सीएलडब्ल्यू हो सकती है या ग्रुप इंसेंटिव स्कीम हो सकती है ना, क्या कहते हैं। तो ये दो तरह की स्कीम हमारे यहाँ बेसिकली चल रही हैं। तो बेसिस क्या होता है इंसेंटिव स्कीम का, अगर सीएलडब्ल्यू सिस्टम में देख, मैंने दोनों को साइड बाय साइड इसलिए रखा है कि एक साथ ही जो है दोनों को समझाया जा सके और कंपैरिजन भी किया जा सके, विच इज बेटर फॉर द इंडियन रेलवेज एक्सेप्ट। इंडिविजुअल और टाइम कंप्लीटेड पे सीएलडब्ल्यू काम करता है, जबकि वो शॉप्स और आउट टर्न पे काम करता है ग्रुप इंसेंटिव शॉप्स एंड आउट टर्न पे काम करता है। स्टाफ शॉप्स कैटेगराइज्ड एज डायरेक्ट वर्कर्स होते हैं इसमें, और एसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर्स होते हैं ईआईडब्ल्यू डीडब्ल्यू, दो तरह के वर्कर्स होते हैं सीएलडब्ल्यू सिस्टम में। डीडब्ल्यू जो होते हैं वो 100% इंसेंटिव मिलता है, और ईआईडब्ल्यू को 80% जो है क्या कहते हैं इंसेंटिव ऑफ डीडब्ल्यू। डीडब्ल्यू को जितना इंसेंटिव मिला उसका 80% जो है वो ईआईडब्ल्यू को मिलता है इंसेंटिव। उसमें जो है क्या कहते हैं प्रोडक्शन ग्रुप होता है, सपोर्ट शॉप होती है, सपोर्ट डिपार्टमेंट शामिल होते हैं जो स्टाफ ग्रुप इंसेंटिव स्कीम में होता है। और प्रोडक्शन शॉप्स जो होती है वो 100% इंसेंटिव लेती है। सपोर्ट शॉप जो होती है उनको 80% इंसेंटिव होगा, एवरेज इंसेंटिव ऑफ प्रोडक्शन शॉप के 80% का इंसेंटिव मिलता है उन लोगों को, और सपोर्ट शॉप को 50% है जो है क्या कहते हैं एवरेज इंसेंटिव प्रोडक्शन शॉप्स का वो मिलता है उसको इसके अंदर। और सीएलडब्ल्यू में अगर देखेंगे शॉप एसईज एसएसईज और उनको इंसेंटिव बोनस कितना मिलता है, तो 15% ऑफ द बेसिक पे, नो लिंकिंग विद द स्टाफ इंसेंटिव। ये स्टाफ इंसेंटिव से रिलेटेड नहीं है, उनको 15% ऑफ बेसिक पे मिलता है सीएलडब्ल्यू में। जबकि ग्रुप इंसेंटिव में क्या होता है कि 15% ऑफ देयर बेसिक पे का 15% मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन लिंकिंग विद द एक्चुअल इंसेंटिव ऑफ देयर शॉप्स, उस शॉप के पर्टिकुलर कितना इंसेंटिव बना है उससे रिलेटेड होता है ग्रुप इंसेंटिव। 15% इफ शॉप इंसेंटिव इज 15% और मोर देन 15%, लेस देन 15% इफ शॉप इंसेंटिव इज लेस देन 15%। तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली कम या ज़्यादा हो सकता है, मैक्सिमम 15% होता है कम हो सकता है। पेनल्टी एंड क्वालिटी, सीएलडब्ल्यू स्कीम में कोई पेनल्टी क्लॉज नहीं है रेस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी फैक्टर इसलिए, लेकिन इसमें जो है क्या कहते हैं ग्रुप इंसेंटिव में पेनल्टी क्लॉज होता है एक्सिस्टेड इन केस ऑफ बैड क्वालिटी एंड एक्सेस डिटेंशन ऑफ रोलिंग स्टॉक। अगर ज़्यादा दिन तक आपने रोक लिया, जो आपको टाइम बार दिया गया था उस टाइम बार से ज़्यादा अगर आपने रोका है उस काम को पूरा करने के लिए, तो उसके ऊपर पेनल्टी होती है। और अगर कोई क्वालिटी अगर बैड होती है आपकी किसी पीएच वगैरह की, तो उसमें भी पेनल्टी इसमें होती है। इंसेंटिव असेस्ड फॉर ईच एंड एवरी नेचर ऑफ रिपेयर्स ऑन द रोलिंग स्टॉक, जो है क्या कहते हैं हर तरह के काम के लिए ये इंसेंटिव असेस किया जाता है। जबकि ग्रुप इंसेंटिव स्कीम है यूनिट ऑफ अकाउंट इन एसपीयू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट के लिए ही इसको एड्रेस असेस किया जाता है। इसके अलावा लिंकिंग ऑफ इंसेंटिव विद द मिनिमम टारगेटेड आउटटर्न एंटायर पीयू वर्कशॉप, अगर आप क्या उसका मिनिमम टारगेट आउटटर्न से उसका लिंक है, तो सीएलडब्ल्यू में देखें इंसेंटिव अलाउड इफ द सेक्शन टारगेटेड आउटटर्न इज कंप्लीटेड, नो लिंक विद द आउटटर्न ऑफ एंटायर पीयू या वर्कशॉप। पूरे प्रोडक्शन यूनिट या वर्कशॉप कितना कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, पर्टिकुलर आउटटर्न जिसको दिया गया था उसने अपने टारगेट को पूरा कर लिया, दैट मीन इज ओके। जबकि ग्रुप इंसेंटिव इसके अलाउ लिंक विद द आउटटर्न ऑफ एंटायर पीयू, कि पूरे वर्कशॉप को इतना काम दिया गया था, उन्होंने वो पूरा किया या नहीं किया, तो ये जो है इफेक्ट करेगा सभी के इंसेंटिव को, तो इसलिए ग्रुपली सबको पूरा करना होता है। इंस्पेक्शन, नो इंसेंटिव इज पेएबल अनलेस द जॉब पास बाय द इंस्पेक्शन स्टाफ। इंस्पेक्शन स्टाफ ने अगर कोई भी इंस्पेक्शन नहीं किया है और तो तब तक जो है इंसेंटिव पास नहीं किया जा सकता सीएलडब्ल्यू स्कीम में। जबकि ग्रुप इंसेंटिव फिजिकल पैरामीटर्स एज रिपोर्टेड बाय द यूजर्स आर क्वांटिफाइड टू मेजर क्वालिटी एंड डिटरमाइन द इंसेंटिव। से क्वालिटी और के हिसाब से क्वांटिफाइड किए जाते हैं, क्वालिटी टू मेजर क्वालिटी एंड डिटरमाइन द इंसेंटिव, उसके आधार पर डिटरमाइन किया जाता है। ओवर टाइम अलाउंस इसमें अलाउड होता है सीएलडब्ल्यू सिस्टम में, जबकि ग्रुप इंसेंटिव में अलाउड नहीं होता है, सिर्फ इंसेंटिव मिलता है आपको। इक्वलाइजिंग फैक्टर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलिंग स्टॉक, इसमें कोई इक्वलाइजिंग फैक्टर नहीं है सीएलडब्ल्यू स्कीम में, जबकि ग्रुप इंसेंटिव स्कीम में है। ई जैसे जो है ना क्या कहते हैं ईजीएसएन फॉर पीओएच ऑफ कोचेज, आईसीएफ व्हील सेट ऑफ टर्निंग ऑफ व्हील्स, व्हीकल यूनिट फॉर पीओएच ऑफ वैगन्स, इन सभी का जो है क्या कहते हैं एक इक्वलाइजिंग फैक्टर बनाया जाता है। और उस इक्वलाइजिंग फैक्टर्स के लिए उसके फार्मूला को अगर आप देखना चाहते हो तो एनेक्सर 4.2 में आप जा सकते हैं। आइडल टाइम अलाउड होता है या नहीं होता है, फॉर मोर देन वन रीजन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स मटेरियल्स मशीन ब्रेकडाउन पावर कट वेटिंग फॉर वर्क एटसेट्रा के लिए सीएलडब्ल्यू स्कीम में आइडल टाइम अलाउड होता है। जबकि जो है ना क्या कहते हैं ग्रुप इंसेंटिव स्कीम में देखेंगे तो सिर्फ पावर कट पर, वो भी 1 घंटे से ज़्यादा के पावर कट पर ही आइडल टाइम अलाउड है, अदरवाइज कोई आइडल टाइम अलाउड नहीं है किसी अदर रीजन पर।
इसमें जो मैक्सिमम इंसेंटिव है सीएलडब्ल्यू स्कीम में वो 50% ऑफ टाइम टेकन बाय द इंडिविजुअल्स वो हो सकता है, जबकि ग्रुप इंसेंटिव स्कीम में मैक्सिमम परसेंट ऑफ एडिशनल आउटर इट इज 50%। एग्जांपल, किसी वर्कशॉप की पीओएच कैपेसिटी 100 कोचेस थी, तो द मैक्सिमम इंसेंटिव इज एप्लीकेबल फॉर एडिशनल 50 कोचेस ओवर एंड अबव 100 कोचेस ओनली। जब मैक्सिमम कितना, अगर किसी के 100 कोचेस बना सकते थे, उन्होंने 150 बना दिया, तो वहां तक तो इंसेंटिव मिलेगा। 150 ज्यादा बनेंगे तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा, 150 तक का ही मिलेगा इंसेंटिव, जो मिलेगा उस 50 तक का मिलेगा, यानी एडिशनल 50 का ही मिलेगा। इसके अलावा अगर ये तो इंसेंटिव स्कीम थी, इंसेंटिव के बारे में समझा। इंसेंटिव के बारे में अक्सर करके क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इंसेंटिव को थोड़ा जो है क्या कहते हैं बेटरली आप इसको गो थ्रू हो जाए, और ये नेक्स्टर 4.2 अगर आप इसको चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके थ्रू भी ये समझ सकते हैं इसको अच्छे से, डिटेलिंग के साथ ग्रुप इंसेंटिव और सीएलडब्ल्यू को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जो वर्कशॉप में अक्सर यूज होती है, जो आपने अक्सर सुनी भी होंगी, जैसे अलाउड टाइम, द टोटल नॉर्मलाइज्ड टाइम एंड ऑल द allowances stated in para 408 is termed as allowed time. The allowed time as issued by the rate fixing department with the approval of production engineer is the time within which a worker shall complete an operation and earn bonus. है ना, क्या कहते हैं इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कोड 404 के तहत है कि अलाउड टाइम क्या होगा, कि अलाउड टाइम वो है जो कि किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए उसको दिया गया है, उसको कंप्लीट करने के लिए, है ना, क्या कहते हैं, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं उससे कम टाइम वो करता है तो उसको बोनस मिलता है। टाइम टेकन, किसी जॉब कार्ड को या स्मार्ट कार्ड्स यूज फॉर बुकिंग टाइम स्पेंट ऑन वर्कर्स, जैसे हमने कहा था जॉब कार्ड्स और स्मार्ट कार्ड्स जो होते हैं वो टाइम को लिखते हैं, उससे इसको थ्रू टाइम को पता चलता है। तो जॉब स्मार्ट कार्ड्स पंच ऑन एंड ऑफ विद द एड ऑफ द टाइम रिकॉर्डिंग ब्लॉक्स when operation are commenced and completed respectively, the total time taken for the operation is ascertained from the punch time on the job cards and recorded in the relevant columns in the job cards by the time booth clerks. Time taken, किसी वर्क को करने में एक्चुअल कितना टाइम लगा ये पता चलेगा जॉब कार्ड में जो पंच हुआ, शुरुआत करने का टाइम, कमेंसमेंट का टाइम और कंप्लीशन का टाइम, उससे पता चलेगा कि क्या टाइम उसमें लगा है। तो इट इज कॉल्ड टाइम टेकन, जॉब कार्ड और स्पॉट कार्ड से। टाइम सेव्ड या टाइम लॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन द टाइम अलाउड और टाइम टेकन, उसमें अगर जो डिफरेंस है ना, क्या कहते हैं, उस डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो उस डिफरेंस के आधार पर ही टाइम सेव्ड या टाइम लॉस्ट जो है उसका जो है क्या कहते हैं पता चलेगा। टाइम अलाउड और टाइम टेकन का डिफरेंस जो होता है वो टाइम सेव्ड है, टाइम लॉस्ट होता है। आइडल टाइम, टाइम टेकन बाई the time taken up in delays and holdups due to breakdown of service or plant or any other cause in which direct worker cannot be held responsible should be booked to the idle time. कई बार ऐसा होता है कि है ना क्या कहते हैं वर्कर्स को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया तो काम रुक जाता है, काम नहीं हो पाता है, काम नहीं हो सकता है, तो इसको हम जो है क्या कहते हैं आइडल टाइम कहलाता है। आइडल टाइम किसी रीज़न से हो सकता है, जैसे पावर कट हो गई, मशीन रिपेयर में चली गई, कोई लैक ऑफ मटेरियल हो गया, टूल्स की कमी हो गई, या किसी वर्क को हमें मिला ही नहीं, वर्क के लिए आदमी वेट कर रहा है क्रेन वगैरह से उठाने उठाने पे के रिपेयर के लिए, तो इसके लिए है ना क्या कहते हैं 15 मिनट तक का जो टाइम है वो जो है क्या कहते हैं आइडल टाइम नहीं होता। 15 मिनट से ज़्यादा अगर खर्च होते हैं तो आइडल टाइम होता है। जैसे हमने बात करी थी कि जो मतलब सीएलडब्ल्यू सिस्टम है उसमें तो जो है क्या कहते हैं आइडल टाइम अलाउड होता है, जबकि वेरियस रीजंस के साथ, है ना क्या कहते हैं, जबकि अदर सिस्टम में जो हमने पढ़ा उसमें जो है क्या कहते हैं कॉस्टिक सिस्टम में, इंसेंटिव सिस्टम में अलाउड आइडल टाइम अलाउड नहीं होता एक्सेप्ट पावर कट, वो भी मोर देन 1 आवर। इसके अलावा आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, विड्रॉइंग फ्रॉम ट्रैफिक फॉर फ्रीक्वेंट and prolonged maintenance attention enhancing reliability at the cost of availability। मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कि किसी पर्टिकुलर जो है रोलिंग स्टॉक को लाइन से हटा दिया गया और उसका वर्कशॉप में पूरा मेंटेनेंस हो रहा है, ये तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। एनहांसिंग रिलायबिलिटी एट द कॉस्ट ऑफ अवेलेबिलिटी, मतलब अवेलेबिलिटी की कॉस्ट क्या होगी कि अवेलेबल नहीं है ना, लेकिन रिलायबिलिटी को एनहांस किया जाए। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, रनिंग द असेट्स नॉन स्टॉप एंड अटेंड ओनली व्हेन ब्रेक डाउन, जब कोई ब्रेक डाउन होगा तो अटेंड किया जाएगा, अदरवाइज घूमते रहने दो, चलते रहने दो। एनहांसिंग द अवेलेबिलिटी ऑन कॉस्ट ऑफ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी की लागत पर जो है क्या कहते हैं अवेलेबिलिटी को एनहांस करना, ये करेक्टिव मेंटेनेंस कहलाता है। बैलेंसेज अंडर डब्ल्यूएमएस आर रिक्वायर्ड टू बी कैप्ड एट 3% ऑफ ग्रॉस क्रेडिट, कुल क्रेडिट का लगभग 3% ऑफ रेवेन्यू वर्क्स का, और मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स में 6% मैक्सिमम। ये बैलेंसेज जो है क्या कहते हैं आइडल बैलेंस माने जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा बैलेंसेज हैं तो हमें इस पे ध्यान देने की आवश्यकता होती है। होता है वर्क ऑर्डर रजिस्टर,
All works carried out on requisition placed on the workshop should be carefully registered and serially numbered in the work order register. वर्क ऑर्डर रजिस्टर नेचुरली जितने भी वर्क ऑर्डर इशू किए जाते हैं उनको जो है क्या कहते हैं रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक वर्क ऑर्डर रजिस्टर खोला जाता है W826 में। वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स जो होता है किसी भी वर्कशॉप में 48 आवर्स होते हैं, नॉर्मली 8.5 आवर्स ऑन वीक डेज एंड 5.5 आवर्स ऑन सैटरडेज एंड रेस्ट फॉर संडेज होता है। नॉर्मली कंसेक्यूटिव वर्क आवर्स शुड नॉट बी एक्सीड 5 आवर्स विदाउट इंटरवल। 5 घंटे ज़्यादा लगातार कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता, बीच में एक इंटरवल यानी लंच देना जरूरी है। गवर्न विद द फैक्ट्री एक्ट 1948, इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कोड 302। वर्किंग आवर्स जो है 48 आवर्स होते हैं। Gate attendance cards. Each workman will record his daily attendance 2 times in the first work period and again 2 times in the second work period in the gate attendance card W220 with the add of टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक। टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक के जरिए से वो उसको मतलब जो है क्या कहते हैं रिकॉर्ड करेगा गेट अटेंडेंस कार्ड पे हर कार्य को, मतलब 2 बार, एक बार लंच से पहले 2 बार और लंच के बाद 2 बार। ओवर टाइम रिक्विजिशन, except in very exceptional and urgent cases, no overtime should be worked in shop without the prior sanction of the works manager, which should be obtained by the shop superintendent by submission of an overtime requisition. Overtime requisition M326 में जो है क्या कहते हैं भर के भेज जाएगी और वो जो है वर्कशॉप मैनेजर यानी CWM जो होते हैं वो उनकी अनुमति से ही कोई OT अलाउड किया जाएगा, अदरवाइज ओवरटाइम अलाउड नहीं किया जाना चाहिए फैक्ट्रीज में। इसके अलावा स्टैंडिंग वर्क ऑर्डर्स जैसे जो है क्या कहते हैं यूज फॉर ऑन गोइंग मेंटेनेंस टास्क, अवॉइडिंग द नीड ऑफ द क्रिएट ए न्यू वर्क ऑर्डर ईच टाइम, दे आर सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, एक्सटेंडेड रिपेयर्स ऑन इक्विपमेंट्स, डेली माइनर टास्क जैसे विजुअल इंस्पेक्शन ऐसा। स्टैंडिंग ऑर्डर्स फैसिलिटेट कंटिन्यूस मेंटेनेंस, सेटलिंग पीरियडिकल इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग फ्रेश ऑर्डर्स ईच टाइम, एंड ऑर्डर टाइप कैन बी डिफाइंड for standing orders similar to corrective and preventive maintenance orders. In contrast, job specific orders are created for specific tasks, settled and closed upon completion. है जॉब स्पेसिफिक कार्ड किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए बनाए गए और स्टैंडिंग ऑर्डर एक नॉर्मली स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखा है क्या काम होता रहेगा, ये काम ये काम ये काम रेगुलर बेसिस पर। स्टैंडिंग ऑर्डर हाउएवर रिमेन ओपन एंड आर सेटल पीरियडिकली, पीरियडिकली वो सेटल किए जाते हैं। इसके अलावा था ग्रुपिंग वर्क ऑर्डर। When the estimated cost of a work is small and it is considered that such cost could be estimated fairly accurately and there is no need of ascertaining the exact cost of the work in question, the device is often adopted of carrying out of such petty jobs under one or more standing work orders called grouping work order. सारे के सारे जितने छोटे मोटे काम है तो उनको एक जगह क्लब करके जो है कहते हैं एक ग्रुपिंग कर दी, और ग्रुपिंग वर्क ऑर्डर नाम से ही आप समझ सकते हैं इसको। स्टैंडिंग वर्क ऑर्डर्स फॉर ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट के लिए स्टैंडिंग वर्क ऑर्डर्स हैं इसी तरीके से जो चैप्टर 7 से आप देख सकते हैं इसको। ग्रुपिंग वर्क ऑर्डर्स जैसे मैंने बता दिया पैराग्राफ 748 जो है क्या कहते हैं, तो उससे जो है क्या कहते हैं एनुअल बजट ऑफ प्रोफॉर्मा ऑन कॉस्ट, जैसे प्रोफॉर्मा ऑन कॉस्ट मैंने बताया कि हर जगह नहीं लगती है। एंड एनुअल बजट ऑफ प्रोफॉर्मा ऑन कॉस्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच रेलवे वर्कशॉप एंड सबमिटेड टू द जनरल मैनेजर by FA and CEO on or before the 1st December each year. This should be based on the figure from January to December of the current calendar year, based on actual as far as available and on estimates for the remaining period, and would be modified by known changes in condition and other relevant factors. This will show the annual estimated charges attributed to supervision, contribution to PF, gratuity, special contribution to PF and pension liabilities in asset work staff of work staff, repair and maintenance, new minor works, interest and depreciation. प्रोफॉर्मा ऑन कॉस्ट का बजट जो है कहते हैं वर्कशॉप अकाउंट ऑफिस बनाता है और वो इन चीज़ों के लिए उसको बनाता है, तो वो ये एनुअली बनाया जाता है। नेचुरली बात है कि जो हमारे मैंने बजट सिस्टम जो मैंने बताया उसी तरीके से प्रोफॉर्मा ऑन कॉस्ट को भी एक्चुअल जो लास्ट ईयर का एक्सपेंडिचर है या एक्चुअल के आधार पर इसको लास्ट ईयर के एक्चुअल के आधार पर इसको बनाते हैं। टाइम बुक, in a shop the labor force is managed by a chargeman who assigned work and ensure productivity. In service shop not covered by an incentive bonus scheme and without job or squad cars, each chargeman must keep time book. फॉर्म W502। हर एक जो है क्या कहते हैं चार्जमैन के पास एक टाइम बुक होगी। दीज बुक रिकॉर्ड द ticket number and hours worked by each man daily against various work orders. The time book is given to the time booth clerk for updating the time sheets. Supervisor maintains 2 sets of time books, one for even dates and one for odd dates, allowing continuous time recording and updating. इस टाइप से इसको जो है टाइम बुक होता है ये W502।
टाइम ऑफिस। टाइम ऑफिस क्या होता है? टाइम ऑफिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग record attendance. The time office is placed under the administrative control of local workshop account officers, who is responsible for correct payment as well as the correct account of wages from the very moment these transactions are initiated. All differences between the initial records of payment and allocation with the get attendance card, time sheet, job cards are brought to the notice of workshop account officers and set right. यानी टाइम ऑफिस जो होता है वो वर्कशॉप अकाउंट ऑफिसर के अंडर में काम करता है। वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कि कोई कर्मचारी ने कितने दिन और कितना टाइम क्या काम किया है, ताकि जो है क्या कहते हैं उसकी सैलरी वेजेस उस हिसाब से बनाया जा सके। टाइम शीट्स। टाइम शीट इज a record that shows the time for which wages are earned by each workman during a wages period, as distributed over the different work orders on which he had been engaged during that period. टाइम शीट क्या हो गई कि किसी भी कर्मचारी जो है उसका वेजेस जो है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हर वर्कमैन का कि उसने पर्टिकुलर किसी वर्क पर कितना कार्य किया है या कितना वेजेस उसका बनता है उस पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो उस वेजेस पीरियड के लिए ड्यूरिंग द वेजेस पीरियड, तो उसको टाइम शीट कहते हैं, ताकि उसका टाइम मैनेज होता है उससे, और उससे पता चल जाता है कि पर्टिकुलर वर्क पे कितना उसने वेजेस उसका बनेगा। The route card issued by the production control through the progress office to the shop initiating manufacture, and thereafter it is accompanies the material till delivery to store on completion of all operation. The route card इसके थ्रू जो है क्या कहते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल यूनिट में सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह चलता है। मेंटेन इनिशिएटिंग मैन्युफैक्चर एंड thereafter the accompanies the material till the delivery to store. इसके अलावा टर्म यूनिट में जॉब कार्ड इज ए रिकॉर्ड यूज फॉर ट्रैक द टाइम वर्कमैन स्पेंड एन इंडिविजुअल ऑपरेटर। द इंसेंटिव स्कीम, ये समराइज प्रोसेस इशुएंस इसका इशू किया जाता है, देन इसको हैंडलिंग, टाइम ट्रैकिंग, कंप्लीशन, कॉस्टिंग एंड बोनसेस, इसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है। दिस सिस्टम इंश्योर एक्यूरेट टाइम ट्रैकिंग, कॉस्ट कैलकुलेशन एंड टाइमली इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या कहते हैं जॉब कार्ड के थ्रू। प्रोडक्शन कंट्रोल यूनिट जॉब कार्ड जो है हर ऑपरेशन के लिए जो है क्या कहते हैं एक रिलीवेंट शॉप के लिए बनाती है, देन इसको हैंडल करती है सेक्शन चार्जमेंट, कीप द जॉब कार्ड्स एंड असाइन देम टू ऑपरेटर बाय एंटरिंग द वर्कमैन्स ticket number, time tracking. The operator takes the job card at the time booth and punch on when starting and off when finishing on operation. The time booth clerk record the time worked on the job card daily. Completion, upon job completion the job card is assigned a serial number, inspected and verified by the stage inspectors. Then costing and bonus, the time booth clerk totals the time, calculation the average hourly rate and determine the incentive bonus rate. The job card is sent to the account office within 2 days from the timely calculation of piece work results and incentive bonus bills. Documentation, the progress office staff ensure the job card number is referenced in the relevant route card for stock suspense material. तो ये जॉब कार्ड होता है जिसके ज़रिए पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर पे कितना कितना टाइम लगा है और किसको कितना इंसेंटिव और बोनस उसमें दिया जाना है। इसके अलावा एक चीज़ होती है डिडक्ट एंट्रीज वर्कशॉप में जो होता है ना, और प्लान हेड 71 का जो स्टोर का बजट होता है। ड्यूरिंग द बजटिंग ऑफ WMS एंड स्टोर डिडक्ट एंट्रीज रिक्वायर्ड टू अवॉइड डबल बजटिंग अंडर प्लान हेड 7100, 7200 एंड 2100। These entries are deducted from the gross budgeting on both the debit side and the credit side because budgeting has already been done on the other side under plan 7100 and 2100. Thus, issue within the demand from WMS to plan 7100 and 2100 are deducted from the gross budget on both the debit side and credit side. Thus, issues within the demand from WMS to PH 7100 and 2100 are deduct from the gross budget. डिडक्ट एंट्रीज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? क्योंकि क्या होता है कि जो वर्कशॉप होता है कोई भी, तो किसी भी वर्कशॉप में जो है क्या कहते हैं स्टोर लिंक्ड होता है, तो नेचुरली बात है कि स्टोर्स भी जो है क्या कहते हैं उस पर्टिकुलर वर्कशॉप से रिलेटेड रिक्वायर्ड जो स्टोर होता है उसकी बजटिंग करता है कि भाई उस वर्कशॉप में मुझे कितना स्टोर सप्लाई करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी सप्लाई। तो अगर वर्कशॉप जो है क्या कहते हैं अपने आउटपुट के आधार पर वर्कशॉप भी अपने बजटिंग में उसको शामिल कर लेता है, तो उसकी डुप्लीकेसी होने की वजह से उसको बचाने के लिए तो उस एंट्रीज को डिडक्ट किया जाता है ताकि एग्जैक्ट पता बजटिंग हो सके। यानी किसी एक ही जगह बजटिंग होनी चाहिए, या तो उसकी वर्कशॉप में बजटिंग हो या फिर उसकी स्टोर में बजटिंग हो, तो किसी एक ही जगह बजटिंग के लिए डिडक्ट एंट्रीज को यूज किया जाता है। तो ये था वर्कशॉप।
जो हमने समझने का प्रयास किया कि वर्कशॉप में किस तरीके से जो है क्या कहते हैं काम होता है, वर्कशॉप से रिलेटेड टर्म्स हमने पढ़ी। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं हमने इंसेंटिव सिस्टम को पढ़ा, हमने वेरियस कॉस्टिंग सिस्टम्स को पढ़ा, समझा हमने। इसके अलावा हमने वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट जो इंडियन रेलवेज़ में इधर उधर फैली हुई है जगह जगह पर, हमने उनके बारे में समझने का प्रयास किया। हमने जो है क्या कहते हैं स्पेशली इंसेंटिव स्कीम के बारे में हमने डिटेल्स में ऑन कॉस्टिंग के बारे में, कॉस्ट कैसे तय की जाती है, यूनिट कॉस्ट कैसे ड्राइव की जाती है किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए वर्कशॉप में, वो भी हमने यह समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक वर्कशॉप समझ में आया होगा, और इसके ज़रिए से जो है क्या कहते हैं वर्कशॉप की डिटेलिंग जो है क्या कहते हैं सभी लोग आराम से कर सकेंगे, समझ सकेंगे, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस या रिलेटेड होंगे आपके माइंड में, वो सब आप इनको सॉल्व कर सकेंगे। आपने मेरे वीडियोस को देखा, कृपया इसको जो है क्या कहते हैं अपने कमेंट्स आप मेरे को ज़रूर बताएं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ZARASS ज़रा सा सॉल्यूशंस, अ ट्रैक ऑफ लर्निंग। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे इस चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें और अपना प्यार बांटते रहें। थैंक यू सो मच।